इसके बाद अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं बंस को। अच्छा, ये जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है ना, इसको तो हम बाद में देखते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। सबसे पहले तो देखते हैं बंस हैं क्या चीज़। अच्छा, इसको ये तो आपको पहले से पता है, यहाँ पर ये आग वगैरह लगी है और उसकी वजह से जो पेशेंट उसकी जो स्किन वगैरह जल गई है, वो क्या यहाँ पर ये बंस है। अच्छा, इसमें ना ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो आपने वो क्वेश्चंस याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पर ये 3 पेशेंट्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर क्या, वो यहाँ पर ना ये आग लग गई है। अच्छा, आग लगने के बाद इनमें से ये जो एक पेशेंट है, इसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। अच्छा, उसके बाद ये जो दूसरे दो हैं, ये दो आपके चले गए हैं हॉस्पिटल के अंदर, एम्बुलेंस आई है और वो इनको लेके चली गई है हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, ये आपने इसके अंदर याद रखना है, जो ऑन स्पॉट डेथ है उसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। इसमें आता है यहाँ पर सबसे पहले तो ये एस्फेक्सिया, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई है तो उसकी वहाँ पर डेथ हो गई है, एस्फेक्सिया। और सेकंड मोस्ट कॉमन है यहाँ पर न्यूरोजेनिक शॉक। तो ये आपने दो चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है। मोस्ट कॉमन कॉज जो यहाँ पर ऑन स्पॉट डेथ है, उसमें सबसे पहले लीडिंग है यहाँ पर एस्फेक्सिया और उसके बाद यहाँ पर न्यूरोजेनिक शॉक। अच्छा, इसके बाद ये जो दूसरे दो पेशेंट्स पहुँच गए हैं हॉस्पिटल के अंदर, इनमें से क्या हुआ, एक पेशेंट जो है उसकी डेथ हो गई विदिन 1 to 3 डेज। अच्छा, ये आपने याद रखना है, जो 1 to 3 डेज के अंदर एडमिशन के बाद जो पेशेंट की डेथ होती है, इसको हम कहते हैं अर्ली डेथ। अच्छा, इसमें आएगा क्वेश्चन के मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली डेथ इन अ बर्न विक्टिम, वो क्या है, तो वो आपने यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर होता है ये हाइपोवोलेमिक शॉक। ये जो पेशेंट्स होते हैं ना, ये बर्न्स वाले, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वगैरह जो उसका होता है ना, ये फ्लूइड वगैरह उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है। हमने क्या करना, उसको ज़्यादा सारा फ्लूइड देना होता है। तो उसमें आपने याद रखना, मैं आपको ये सारी मैनेजमेंट में भी बताता हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी के लिए आपने सिंपल ये याद रखना है कि आपने ये जो फ्लूइड वगैरह देना है, हो सकता है डॉक्टर ने उसको फ्लूइड वगैरह कम दिया है, तो उसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हाइपोवोलेमिक शॉक होगा और वो जो पेशेंट है उसके अंदर ये अर्ली कॉज ऑफ डेथ जो है वो आपकी करवा रहा होगा। अच्छा, एक तो पेशेंट की डेथ हो गई अर्ली 1 से 3 दिन के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा पेशेंट है उसकी ये 3 डेज के बाद उसकी डेथ हुई है। तो उसमें आपसे पूछेंगे, ये जो 3 डेज के बाद डेथ हुई है इसको हम कहते हैं लेट डेथ। और इसमें आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेट डेथ जो पेशेंट्स होते हैं बर्न्स वाले, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये सेप्टिक शॉक। तो ये आपने सिंपल सिंपल इसके अंदर याद रख लेना है। ओवरऑल अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन बर्न्स विक्टिम, तो वो क्या है, यहाँ पर ये सेप्टिक शॉक। और उसके बाद लेट डेथ भी कौन सा, यहाँ पर ये सेप्टिक शॉक। अर्ली डेथ की बात करेंगे तो हाइपोवोलेमिक शॉक, और ऑन स्पॉट डेथ की बात करेंगे तो एस्फेक्सिया, दैट इज मोर कॉमन देन आवर न्यूरोजेनिक शॉक। और उसके बाद यहाँ से अगर आपसे पूछ ले कि ये जो सेप्टिक शॉक है ये इसके अंदर कौन सा करवा रहा है, तो ये आपको पहले से पता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वगैरह जो इसके अंदर कौन सा होता है, यहाँ पर ये सूडोमोनास एरुजिनोसा। तो यहाँ पर ये जो सेप्टिक शॉक होगा ये भी कौन करवा रहा होगा, ये सूडोमोनास एरुजिनोसा। तो ये बैक्टीरिया भी आपको पता चल गया, कॉजेज वगैरह भी आपको पता चल गई। अब यहाँ पर देखते हैं बर्न्स वगैरह को। अच्छा, ये मैंने आपको स्किन की लेयर्स वगैरह आपको मैंने पहले से करवा रखी हैं। अभी यहाँ पर ऐसे करते हैं, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेशेंट है ना, उसके अंदर ये है उसकी एपिडर्मिस। अच्छा, एपिडर्मिस के बाद नीचे आपको पता है यहाँ पर स्टार्ट होती है एडर्मिस। अच्छा, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, एपिडर्मिस डर्मिस के बाद यहाँ पर ये नीचे से आ जाती हैं ये फैट्स वगैरह, और उसके नीचे यहाँ पर ये पड़ा होता है ये मसल, और उसके बाद ये फेशिया। अच्छा, इसमें ना यहाँ पर ये सिंपल सिंपल ये जो डर्मिस है ना, डर्मिस को आपने ऐसे करना है, इसके यहाँ पर बना लेने हैं दो पार्ट्स। एक तो यहाँ पर ये ऊपर ऊपर उसकी जो सुपरफिशियल डर्मिस है, और दूसरी यहाँ पर ये दूसरी डर्मिस है। इसके बाद यहाँ पर ये नीचे से ये फैट्स वगैरह स्टार्ट हो गए, और लास्ट पे यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये मसल जो है ना उसके यहाँ पर ये पड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें अब आपने देखना है कि ये जो बर्न्स हैं, बर्न्स की क्लासिफिकेशन में आपकी यहाँ पर ये 4 डिग्रीज होती हैं, मतलब 4 डिग्रीज ऑफ बर्न हैं, ये आपको नजर आते हैं। अब सिंपल है इसके अंदर, अगर आपको सिंपल बताऊं, एपिडर्मिस इन्वॉल्व हुई है तो वो क्या है, यहाँ पर ये 1st डिग्री बर्न। अगर डर्मिस इन्वॉल्व हो गया तो वो क्या है, 2nd डिग्री बर्न। अगर फैट्स भी इन्वॉल्व हो गया तो 3rd डिग्री, और अगर ये मसल और फेशिया इन्वॉल्व हो गया तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4th डिग्री। अब यहाँ पर कुछ बुक्स जो हैं वो यहाँ पर ये डिग्रीज के हिसाब से देखती हैं, कुछ यहाँ पर ये जो सुपरफिशियल और ये डीप वगैरह जो है ना इसके हिसाब से देखती हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ये सुपरफिशियल और ये जो डीप वगैरह है ना, इसके हिसाब से यहाँ पर कौन कौन से हैं। अगर तो सिंपल और सिंपल यहाँ पर ये जो एपिडर्मिस है। अच्छा, एक और चीज़ आपको अभी मैं यहाँ पर बता दूँ, ये जो मैंने आपको डर्मिस की लेयर्स बताई है ना, तो डर्मिस की होती हैं यहाँ पर 2 लेयर्स। एक आपने इसके अंदर याद रखना है, ये जो नीचे वाली है ये है यहाँ पर ये रेटिकुलर डर्मिस, और ये जो ऊपर वाली है ये यहाँ पर है ये पेपिलरी डर्मिस। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने देखना है, ये जो रेटिकुलर डर्मिस होती है ना, इसमें से यहाँ से जो फाइबर्स होते हैं वो जा रहे होते हैं, कि जो सेंसरी फाइबर्स वगैरह है ना, वो यहाँ से पास करके जा रहे होते हैं आपकी एपिडर्मिस के अंदर, और वहाँ से ये जो सेंसेशन वगैरह है ना ये आपको मिल रही होती हैं। अच्छा, इसमें अब आपने देखना है कि ये जो बर्न्स है ना, बर्न्स अगर आपके पेशेंट आपके पास आ रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी वाले की। तो उसमें सिंपल क्या होना है, यहाँ पर ये जो एपिडर्मिस है ये उसकी वहाँ पर इन्वॉल्व हो जानी है। ये जो एपिडर्मिस है ना ये आपके वहाँ पर डैमेज हो रही होगी। अच्छा, इसके बाद ये जो दूसरी है यहाँ पर ये जो सेकेंडरी है, उसके केस में मैंने आपको क्या बताया, वहाँ पर ये जो डर्मिस है ये इन्वॉल्व हुई होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये सुपरफिशियल और ये डीप की। अच्छा, सुपरफिशियल में सिंपल क्या होना है, ये जो एपिडर्मिस है इसके साथ साथ ये जो डर्मिस की ऊपर वाली है ना पेपिलरी डर्मिस, ये इन्वॉल्व हो जानी है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या
होगा, ये जो आपके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। इसमें क्या होगा, एपिडर्मिस और ये जो पेपिलरी डर्मिस है ये इन्वॉल्व हुई होगी। अच्छा, इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये डीप पार्शियल थिकनेस बर्न्स की, तो उस केस में क्या होगा, ये जो रेटिकुलर डर्मिस है ये भी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। ये पेपिलरी डर्मिस के साथ साथ यहाँ पर ये जो रेटिकुलर डर्मिस है ये भी वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ आपने ये क्लिनिकली देखनी है कि ये जो रेटिकुलर डर्मिस है वहाँ से क्या हो रहा है, ये आपके सेंसरी फाइबर्स वगैरह जो हैं वो आपकी स्किन की तरफ जा रहे हैं। अगर रेटिकुलर डर्मिस इन्वॉल्व हो जाएगी तो ये जो सेंसरी फाइबर्स हैं ये नहीं जाएंगे। अगर ये नहीं जाएंगे तो जो पेशेंट है उसको वहाँ पे पेन नहीं होगी। तो ये आपने देखना है, इससे ऊपर ऊपर तक जब आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये बर्न्स होंगे तो उसको पेन हो रही होगी, ये आपके जो उसके अंदर ये लीजन्स वगैरह बनेंगी वो पेनफुल होंगी। लेकिन जब आप बात करेंगे ये रेटिकुलर डर्मिस जब उसकी इन्वॉल्व हो जाएगी तो उस केस में जो पेशेंट है उसको वहाँ पर ये पेनलेस जो बर्न्स वगैरह नहीं है उसको वहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आपकी होगी ये सेकंड डिग्री बर्न। इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये फैट्स वगैरह उसके इन्वॉल्व हो गए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो उसकी है ना ये बर्न उसने वहाँ पर स्किन को इन्वॉल्व कर लिया है, तो ये हो जाएंगे थर्ड डिग्री, या इसके अलावा इसको हम कहेंगे ये फुल थिकनेस बर्न्स। अच्छा, इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये इसके साथ साथ ये मसल्स वगैरह भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वो हो जाएगी ये डीपर इंजरी बर्न या फिर आपके फोर्थ डिग्री बर्न। अच्छा, इसमें अब आपकी ये लेयर्स वगैरह क्लियर होगी, मैंने कुछ आपको इसके अंदर ना ये प्रेजेंटेशन सेंसेशन वगैरह का भी बता दिया है। अब जब आप देखेंगे यहाँ पर ये सुपरफिशियल बर्न्स के अंदर, तो वहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी। और अपीयरेंस की बात करेंगे तो इसमें सिंपल यहाँ पर एपिडर्मिस इन्वॉल्व है, तो इसमें यहाँ पर ये सिमिलर टू सन बर्न ये आपके पेशेंट प्रेजेंट कर रहे होंगे। हिस्टामिन रिलीज होगी आपकी लोकलाइज्ड, और वो जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ना ये ब्लैंचिंग वगैरह करवा रही होगी विदाउट ब्लिस्टर्स। ये आपने याद रखना है, सेकंड डिग्री और जो फर्स्ट डिग्री है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट डिग्री है उसके केस में आपको ये ब्लिस्टर्स वगैरह जो होते हैं, ये फ्लूइड आपके जो ये फ्लूइड वाले होते हैं ना यहाँ पर ये लीजन्स वगैरह, वो आपको नज़र नहीं आती। लेकिन जब आप बात करेंगे सेकंड डिग्री की तो इसके केस में यहाँ पर ये ब्लिस्टर्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जब ये ब्लिस्टर्स की बात करेंगे, अगर जो ब्लिस्टर है ये आपका पेनफुल है तो वो होगा सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। अगर ये जो आपका ब्लिस्टर बना हुआ है ये आपका पेनलेस है तो वो कौन सा होगा, यहाँ पर ये डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। अच्छा, इसको ना सीक्वेंस के साथ करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये सुपरफिशियल बर्न, ये एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी। ये आपका जो सन बर्न है उसकी तरीके से आपको वहाँ पे ये प्रेजेंट कर रहा होगा, हिस्टामिन रिलीज होगी लोकलाइज्ड। और वो जो पेशेंट है उसके केस में वहाँ पर ये जो एपिडर्मिस होते हैं ना वहाँ से आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह भी ऊपर आ रही होती हैं, तो वहाँ पर जो पेशेंट है उसको वहाँ पर ये रेडनेस हुई होती है। अगर आप ये रेडनेस को ऊपर से प्रेस कर रहे हैं और प्रेस करने के बाद वो जो आपका रेडनेस वाला एरिया है वो आपका वाइट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ब्लैंचिंग। तो ये जो सुपरफिशियल बर्न्स होंगे और उसके बाद ये जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न्स होंगे, इसके केस में आपको यहाँ पर ये ब्लैंचिंग नज़र आएगी। और इसके बाद जब आपको वहाँ पर ये बात करेंगे ये सेकंड डिग्री में यहाँ पर ये डीप पार्शियल थर्ड डिग्री और ये जो फोर्थ डिग्री होंगे, इसके केस में आपको ये ब्लैंचिंग वगैरह जो है ये आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये तो सिंपल हो गया ब्लैंचिंग वाला। तो अब इसके बाद आपने देखना कि ये जो एपिडर्मिस होगी सुपरफिशियल पार्शियल, ये आपके जो बर्न्स होंगे ना, इसके केस में यहाँ पर ये जो सेंसेशंस होंगी ये पेशेंट को वहाँ पर सारी आ रही होंगी, पेशेंट के ये जो बर्न्स वगैरह होंगे वो उसके वहाँ पर पेनफुल होंगे। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं ये सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न की, एपिडर्मिस और ये पेपिलरी डर्मिस उसकी इन्वॉल्व होगी। ब्लिस्टर्स बनेंगे, मैंने आपको पहले बताया ये प्राइमरी और उसके बाद ये जो सेकंड डिग्री बर्न है ना, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है यहाँ पर ये ब्लिस्टर्स का। अच्छा, इसके बाद ये जो ब्लिस्टर्स हैं अगर तो यहाँ पर ये ब्लैंचिंग विद प्लेशर आपको नजर आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर ये स्वॉलन है, वार्म है और ये पेनफुल टू टेम्परेचर एंड एयर है, तो वो कौन से होंगे, यहाँ पर ये सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। अगर ये पेनलेस होंगे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेशर की ये जो है ना ये सेंसेशन वगैरह आ रही होंगी, तो वो कौन से होंगे, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न्स। अच्छा, यहाँ पर ये जो डीप पार्शियल वाले होंगे इसके केस में एपिडर्मिस के साथ रेटिकुलर डर्मिस जो है वो भी आपकी इन्वॉल्व हो जाएगी। रेटिकुलर डर्मिस तक वहाँ पर ना ये आपकी जो लियंस होंगी ना, आपकी जो स्किन होंगी वो इन्वॉल्व हुई होगी। इसके बाद ये जो ब्लिस्टर्स होंगे ये आपके इजीली अनरूफ्ड हो जाएंगे, यहाँ पर ये प्रेशर के साथ आपको ब्लैंचिंग वगैरह नज़र नहीं आएगी, पेनलेस होंगे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रेशर की सेंसेशंस है ना ये आपको नज़र आ रही होंगी। अच्छा, इसके साथ ये जो आपकी होती है ना ये सेंसेशंस वगैरह, इसको देखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक आपको कॉटन चाहिए और दूसरी आपको एक पिन चाहिए। अच्छा, इसमें यहाँ पर आपने याद रखना है ये जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न है इसके केस में ये जो कॉटन होगी जब आप उसको ऊपर लगाएंगे तो पेशेंट को फिर भी सेंसेशंस आ रही होंगी। तो ये जो सुपरफिशियल होगी ना यहाँ पर सेंसेशंस, सुपरफिशियल टच, ये उसका वहाँ पे पॉजिटिव होगा। सुपरफिशियल टच को ऐसे करते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ST लिख देंगे, ये उसका वहाँ पे पॉजिटिव होगा। और उसके बाद जब आप ये पिन प्रिक करेंगे ना उसके अंदर, तो वो भी उसके अंदर वहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न्स होंगे इसके केस में सुपरफिशियल टच और ये जो पिन प्रिक है ये दोनों उसके प्रेजेंट होंगे। डीप की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो सुपरफिशियल टच है ये उसको वहाँ पर लॉस हो जाएगा, लेकिन पिन प्रिक उसको फिर भी आ रहा होगा। तो ये आपने इसके अंदर देख लेना दोनों के अंदर। और जब आप ये नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपको ये दोनों
नज़र नहीं आएंगे। ये जो फुल थिकनेस बर्न्स होंगे इसके केस में ये सुपरफिशियल टच और ये जो पिन प्रिक है ये दोनों के दोनों वहाँ पर ये नेगेटिव होंगे। अच्छा, इसके बाद ये मैंने आपको ये बता दिया, इसके अंदर ये इजीली अनरूफ्ड होंगे, पेनलेस होंगे, प्रेसेशन आपको नजर आएगी प्रेशर की सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद जब ये फुल थिकनेस की बात करेंगे तो वहाँ पर ये पूरी की पूरी डर्मिस और एपिडर्मिस वगैरह जो है ये आपकी सारी की सारी इन्वॉल्व होगी, और उसके साथ साथ जो उसके नीचे फैट्स होंगे वो भी उसके वहाँ पर इन्वॉल्व हुई होंगे। अच्छा, इसके केस में जब आप वहाँ पर अपेयरेंस को देखेंगे ये आपको वाइट नजर आएंगे, वैक्सी होंगे, ड्राई होंगे, इन इलास्टिक लेदरी होंगे, और ये प्रेशर के साथ आपके ब्लैंच नहीं करेंगे। वही आपकी जो फैट्स वगैरह है ना उसकी वहाँ पे आपको ये प्रेजेंटेशन वगैरह आपको बता रहे हैं, इन इलास्टिक होगी, ड्राई होगी, वैक्सी होगी, ये सारी उसकी प्रेजेंटेशन है। और यहाँ पर दोबारा से ये आपकी ये जो रेटिकुलर डर्मिस है वो इन्वॉल्व है, तो ये आपके फाइबर्स वगैरह जो हैं वो आपके उसके सेंसेशन वगैरह को नहीं लेके जा रहे होंगे, तो ये आपके पेनलेस होंगे, और सिर्फ यहाँ पर भी आपको डीप प्रेशर जो है उसकी सेंसेशन आपको नजर आएंगी। इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये 4 डिग्री है, उसके अलावा यहाँ पर ये डीप इंजरी बर्न्स की, तो इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो मसल और फेशिया है ये भी आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके केस में यहाँ पर आपको दोबारा से ही आपके वाइट, ड्राई, इन इलास्टिक और ये ब्लैंचिंग जो है ये आपको प्रेशर के साथ नजर नहीं आएगी। दोबारा से यहाँ पर ये पेनलेस होंगे, लेकिन आपको ये जो डीप प्रेशर है ना उसकी सेंसेशंस कुछ आपको वहाँ पे नजर आ रही होंगी। तो उम्मीद है ये आपको बर्न्स की जो क्लासिफिकेशंस हैं ये आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर ये 4 हैं, आप डिग्रीज़ के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर सिंपल आपने लेयर्स को लेकर चल जाना है। अगर आप यहाँ पर ये बात करेंगे सुपरफिशियल ये पार्शियल थिकनेस वगैरह की, तो इसके केस में आपने डर्मिस जो है उसकी ये 2 लेयर्स बना लेनी है, एक उसकी यहाँ पर ये पेपिलरी डर्मिस और दूसरी यहाँ पर ये रेटिकुलर डर्मिस। अगर तो यहाँ पर ये पेपिलरी डर्मिस तक है तो वो कौन सा होगा, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, और अगर ये रेटिकुलर डर्मिस को इन्वॉल्व कर लेगा तो वो हो जाएगा ये डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। और उसके बाद आपने याद रखना जब ये डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है या फिर आपकी जो रेटिकुलर डर्मिस है जब ये इन्वॉल्व होगी तो फाइबर्स आपके लॉस होंगे, तभी आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये पेन वगैरह आपको नजर नहीं आएगी। तो ये सारे हो गए यहाँ पर ये बर्न्स की क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ये एस्टिमेशन ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। अच्छा, इसके लिए जो बर्न्स होते हैं ना इसके अंदर वहाँ पर डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ पर ये जो उन्होंने बताया ये है यहाँ पर ये रूल ऑफ 9, या इसके अलावा इसको वेलेस रूल भी कहते हैं, ये वेलेस रूल ऑफ 9 भी इसको कहते हैं। अब इसमें आपने सिंपल देखना है यहाँ पर ये आपको एक्सटेंट ऑफ बर्न इंजरीज जो है ये आपको बता रहा है। अच्छा, ये ना आपका ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है क्योंकि ये बहुत आसान है। इसमें आपने सिंपल क्या करना है, हेड और नेक जो है इसको आपने 9% दे देना है, आगे से 4.5 पीछे से, तो ये आपका टोटल 9% हो गया। अगर आप थॉरेक्स की बात करेंगे तो ये आपकी फ्रंट से 9%, बैक साइड से 9%, तो ये टोटल अगर आप इसकी बात करेंगे तो थॉरेक्स जो है ये आपकी हो जाएगी 18%। इसके बाद आप लिम्स की बात करेंगे, अपर लिम्स की, तो अपर लिम्स में आपने याद रखना है इंटायर अपर लिम जो है वो है आपका यहाँ पर ये 9%, और इसी तरीके से ये जो आपका ये जो दूसरे वाला होगा ये भी आपका हो जाएगा 9%, आगे से 4.5, बैक साइड से 4.5, तो ये टोटल हो जाएगा 9, और 9 और 9 ये आपके दोबारा से हो जाएंगे 18%। अच्छा, इसके बाद ये जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन दोबारा से आपका हो जाएगा 9%, और इसमें आपने देखना है एब्डोमेन का फ्रंट भी 9% है, और उसके बाद इसका बैक भी जो है वो भी यहाँ पर 9% है, तो ये भी आपको हो जाएगा 18%। इसके बाद जो लेग्स हैं, लेग्स में आपने देखना है फ्रंट भी आप इसको 9% देंगे, बैक को भी आप टोटल 9% देंगे, तो यहाँ पर ये आपका टोटल अगर आप फ्रंट की बात करेंगे तो वो आपके, अच्छा एक लेग की अगर बात करेंगे ना फ्रंट से, वो आपके 18% हो जाएंगे, दूसरे आपके यहाँ पर ये 18% हो जाएंगे। तो इसके बाद बच जाएगा यहाँ पर ये टोटल आपके जब इसको काउंट करेंगे ना तो ये आपको हो जाएगा 99%। इसके बाद जो 1% बच जाता है वो आप देते हैं यहाँ पर ये पेरिनियम को, तो वो आपकी क्या यहाँ पर ये 1%, और ये ओवरऑल हो जाएगी यहाँ पर ये 100%। सिंपल आपने इसके अंदर देखना है, हेड को आप यहाँ पर ना 4.5 देंगे, हेड और अपर लिम्स को आप फ्रंट से जो है या फिर बैक साइड से आप 4.5 देंगे, और उसके बाद बाकी जो है उन सारों को आप 9 देंगे, लेकिन जो आपका पेरिनियम है इसको आप 1% देंगे। अच्छा, ये जो एस्टिमेशन होती है ना बॉडी सरफेस एरिया को आपने एस्टिमेट करना है, तो उसके लिए ये मोस्ट कॉमनली यूज़ यही होता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आया है, उसकी सिर्फ और सिर्फ ये उसका हेड इन्वॉल्व है, हेड और नेक जो है ना वो आपके उसकी ना उसके अंदर वहाँ पर आपको ये जो है ना क्या कहते हैं ये आपके बंस वगैरह हैं, तो उसके इसमें क्या होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ फ्रंट उसका इन्वॉल्व है तो ये हो जाएगा 4.5% उसकी टोटल बॉडी सर्फेस एरिया उसका वहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर फॉर एग्जांपल जो पेशेंट उसको ना वहाँ पर फ्रंट से इतना कि ये जल गया है, तो उसके केस में क्या होगा 4.5 ये, और उसके बाद 9 ये उसके वहाँ पर ये एब्डोमेन वगैरह, अगर ये लिम्स वगैरह इन्वॉल्व है तो आपने सिंपल आपने क्या करना है, इनको आपने ऐड करते रहना है, उससे आपने वहाँ पर ये टोटल बॉडी सर्फेस एरिया जो है इसको आपने काउंट कर लेना है। अच्छा, मोस्ट कॉमनली यूज़ यही है यहाँ पर ये रूल ऑफ 9। इसके साथ साथ कुछ आपने एक दो और याद रख लेने हैं, उनमें एक है यहाँ पर ये पाम रूल। आप सिंपल क्या करते हैं, एक जो पेशेंट है ना उसका ये पेपर लेते हैं, पेशेंट के पाम जितना एक पेपर लेके उसको आप वहाँ पे ना उसके फेस वगैरह या फिर उसके अलावा आपने वहाँ पे एस्टिमेशन करनी है, तो एक जो पेपर होगा पाम का, पाम जो है उसको आप वहाँ पे लेंगे 1%, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पर ना ये पाम रूल जो है उसके थ्रू भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है, वो बच्चों के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, वो है यहाँ पर ये लर्नड एंड ब्रॉडर। तो वो आपने याद रखना, लर्नड एंड ब्रॉडर फार्मूला जो है वो आप वहाँ पे लगाएंगे बच्चों के अंदर। बच्चों के केस में क्या होता है, बच्चों का जो हेड होता है वो उनका बड़ा होता है एज़
कंपेयर टू द बॉडी। तो उसमें आप यहाँ पर ये जो रूल ऑफ 9 है इसको आप वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो उसमें आपने याद रखना है कि बच्चों के केस में बेस्ट कौन सा है, यहाँ पर ये लंड एंड ब्रॉडर। और इसके केस में क्या होता है, हेड जो होता है ना बेबी का, उसको उसकी एज के हिसाब से उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज़ दी होती हैं। तो इसका पूरा के पूरा चार्ट है, आपने उसको सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने याद रखना है कि बच्चों के केस में यहाँ पर ये जो बेस्ट है वो क्या है, यहाँ पर ये लंड एंड ब्रॉडर। इसके अलावा यहाँ पर ना बर्कोस फार्मूला भी होता है और वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर ये इसकी डिग्रीज और उसके बाद वहाँ पर इसकी ये क्लासिफिकेशन वगैरह हो गई। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ना ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट की। अच्छा, इसमें मैंने आपको पहले बताया जब आपके पास पेशेंट आएगा हॉस्पिटल के अंदर तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, यहाँ पर हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिक शॉक है। तो आपने क्या करना है, पेशेंट को ये जो हाइपोवोलीमिया है आपने इसको ट्रीट करना है। और इसके लिए आप क्या करेंगे, पेशेंट को ज़्यादा सारा फ्लूइड दे रहे होंगे। अब इसमें भी आपने याद रखना है फ्लूइड आप पेशेंट को कौन सा देंगे, यहाँ पर आप देंगे पेशेंट को क्रिस्टलॉइड्स। और उसमें भी आपके ये जो फ्लूइड ऑफ चॉइस है वो कौन सा है, यहाँ पर ये रिंगर लैक्टेट। ये आपने याद रखना, आप जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये रिंगर लैक्टेट जो है बर्न्स के केस में आपका यहाँ पर ये फ्लूइड ऑफ चॉइस होगा। और इसमें भी आपने याद रखना है जो पेशेंट आपके पास आएगा उसको आप जो फ्लूइड देंगे वो आप देंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्कलैंड फार्मूला। अच्छा, पार्कलैंड फार्मूला अब क्या चीज़ है, इसमें आपने याद रखना है जब पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पर इंजरी हुई है उसके हिसाब से आपने टाइम को एस्टिमेट करना है। और फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपने ये जो पार्कलैंड फार्मूला इसके हिसाब से जितना फ्लूइड बनेगा आपने पेशेंट को वहाँ पर ये जो फ्लूइड है ना आपने उसके अंदर वहाँ पर इंजेक्ट करना है। अब इसमें ये जो पार्कलैंड फार्मूला इसमें आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करना है इंटू वेट इंटू केजी पेशेंट का, और साथ यहाँ पर ये कितना उसका बॉडी सरफेस एरिया बना, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आया है उसका यहाँ पर ये 20% आपका यहाँ पर ना ये टोटल बॉडी सरफेस एरिया उसका निकला है। वेट फॉर एग्जांपल उसका कर लें यहाँ पर उसका 50 है और आपने इसमें इसका फ्लूइड निकालना है तो यहाँ पर ये 4 इंटू ये 50 मल्टीप्लाई बाई ये 20, तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर निकल आएगा 4000 यहाँ पर ना ये मिलीलीटर या फिर यहाँ पर ये 4 लीटर। तो इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपने जो पेशेंट है उसके अंदर आपने ये 4 लीटर जो फ्लूइड है आपने उसके अंदर इंजेक्ट करना है। 4 लीटर यहाँ पर ये जो रिंगर लैक्टेट है ये आपने उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है। अच्छा, इसमें भी यहाँ पर आता है कि आपने ये जो इसका फ्लूइड होगा ना यहाँ पर जो जितना आपका निकलेगा या फिर इसका हाफ जो आपका फ्लूइड निकलेगा उसका जो हाफ होगा, या फिर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये जो 2 लीटर्स होंगे ये जो पेशेंट होगा उसको आप फर्स्ट 8 आवर्स के अंदर दे रहे होंगे। और उसके बाद जो बाकी फ्लूइड बच जाएगा, बाकी कितने बच गए 8, ये 24 में से 8 निकल गए, बाकी बच गए 16। तो ये जो बाकी फ्लूइड होगा जो आपके वहाँ पर ये बाकी ये रिमेनिंग 2 लीटर्स होंगे ये आप 16 घंटों के अंदर जो पेशेंट होगा ना उसके अंदर वहाँ पर इंजेक्ट कर रहे होंगे। तो ये है यहाँ पर ये पार्कलैंड फार्मूला। इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपने कितना फ्लूइड देना है पेशेंट को वो आप वहाँ पर निकाल होंगे। अच्छा, इसमें भी आपने याद रखना है जब भी पेशेंट आपके पास आएगा तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो उसकी वेसल्स वगैरह होती है ना वो उसकी काफ़ी लीकी होती है, उसके अंदर से वहाँ पर ये उसकी जो उसके होते हैं ना ये एल्बुमिन वगैरह प्रोटीन वगैरह उसके वहाँ पर ये लीक करके इंटरस्टिशियम के अंदर जा रही होती हैं। तो आपने क्या करना होता है वहाँ पर, आपने जब आपके पास आएगा फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर तो आपने कोलॉइड्स जो है वो आपने इंजेक्ट नहीं करने। डेक्स्ट्रॉन्स हो गए, एल्ब्यूमिन हो गए, या फिर ये कोई आपके ये जो दूसरे होते हैं ना कोलॉइड्स वगैरह वो आपने पेशेंट को नहीं देने। आपने क्या देना है पेशेंट को, ये क्रिस्टलॉइड्स देने हैं। अच्छा, अगर आप देंगे पेशेंट को कोलॉइड्स वगैरह तो उसमें क्या होगा, वो उसके वहाँ पर ये उसकी ब्लड वेसल्स पहले से उसकी लीकी हैं तो वो उसके इंटरस्टिशियम के अंदर चले जाएंगे और वहाँ से जाके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये ज़्यादा डैमेज करवा रहे होंगे। ये आपने याद रखना है फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर आप जो पेशेंट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलॉइड जो है वो आप दे रहे होते हैं। अच्छा, इसमें भी यहाँ पर ये जो कोलॉइड्स होते हैं ना वो आप जो पेशेंट है उसको ये 12 आवर्स के बाद पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पर ये कोलॉइड्स वगैरह जो है ना वो आप वहाँ पे दे सकते हैं। ये डेक्स्ट्रॉन या फिर एल्बुमिन वगैरह जो है ये पेशेंट को आप 12 आवर्स के बाद दे सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया ना यहाँ पर ये पार्कलैंड फार्मूला ये है यहाँ पर ये पुराने वाला, मतलब ये पुराना यूज़ होता है, पुराना अभी भी यहाँ पर ये पेरिफेरीज वगैरह के अंदर देखेंगे तो यही यूज़ हो रहा है। जो इसके अंदर लेटेस्ट आया ना यहाँ पर ATLS के 10th एडिशन के अंदर उन्होंने सिंपल क्या किया, यहाँ पर ये जो पेशेंट है ना उसकी बर्न्स वगैरह और उसके बाद उसकी एज के हिसाब से उन्होंने इसको मॉडिफाई किया है। अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है सेकंड या फिर थर्ड डिग्री बर्न के साथ, फर्स्ट जो है ना उसके केस में आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता, सेकंड या फिर थर्ड डिग्री बर्न के साथ आ रहा है और उसके बाद जो पेशेंट उसकी एज है 14 ईयर से ज़्यादा और उसके बाद यहाँ पर ये 14 ईयर से कम। अच्छा, अगर तो 14 ईयर से ज़्यादा है तो सिंपल आपने क्या देखा था पार्कलैंड फार्मूला के अंदर आप वहाँ पर ये 4 को मल्टीप्लाई कर रहे थे वेट के साथ और उसके बाद ये टोटल बॉडी सरफेस एरिया के साथ। अब इस केस में आप क्या करेंगे, 14 से अगर उसकी एज ज़्यादा है तो ये जो 4 है इसको आप सिंपल यहाँ पर 2 कर देंगे, 2 इंटू वेट मल्टीप्लाई बाई टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अच्छा, इसके बाद जब आप वहाँ पर बात करेंगे ये 14 से अगर पेशेंट की एज कम होगी क्योंकि बच्चा वहाँ पर ज़्यादा छोटा होगा तो फ्लूइड वगैरह आपने उसके अंदर ज़्यादा देना है, तो इसके केस में आप यहाँ पर ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अच्छा, ये है आपका अगर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर सेकंड डिग्री या फिर थर्ड डिग्री बर्न्स है।
अगर जो पेशेंट है उसके अंदर है 4th डिग्री बर्न, तो उसके केस में आपने क्या करना है, दोबारा से वही आपका जो पार्कलैंड फार्मूला है उसी को आप वहाँ पे यूज़ करके ये जो 4 इंटू वेट इंटू टोटल बॉडी सर्फेस एरिया, ये आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर जितना फ्लूइड निकलेगा आप उतना ही उसको दे रहे होंगे। ये जो मैंने आपको सारा बताया ना यहाँ पर, ये पार्कलैंड फार्मूला और उसके बाद ये जो ATLS का बताया है, ये सारा है आपने जब पेशेंट को क्रिस्टलॉइड्स देने हैं तो उसके लिए आपने निकालना है। जब आप बात करेंगे यहाँ पर कोलॉइड्स की, यहाँ पर ये एल्बुमिन या उसके अलावा यहाँ पर ये डेक्स्ट्रॉन वगैरह की, तो उसके केस में आप यहाँ पर लगाएंगे मुइर एंड ये बार्कले फार्मूला, मुइर एंड बार्कले। अच्छा, इसमें आपने देखना है यहाँ पर ना ये जो पेशेंट है ना दोबारा से वही है यहाँ पर ना यही 4 इंटू वेट इंटू यहाँ पर ये टोटल बॉडी सर्फेस एरिया, लेकिन इसके केस में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने निकालने हैं पोर्शंस, आप कितने कितने पोर्शन जो है वो पेशेंट के अंदर उसके अंदर ना वहाँ पर कितना कितना फ्लूइड एक पोर्शन के हिसाब से आप वहाँ पर निकाल रहे होंगे। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट ऑफ ये जो कोलॉइड है ये आपने निकालना है। इसके केस में आप वहाँ पर ये जो 0.5 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर वेट इंटू टोटल बॉडी सर्फेस एरिया, और इसके केस में यहाँ पर ये टोटल नहीं निकलेगा, ये आपका निकलेगा एक पोर्शन। आपने एक पोर्शन पेशेंट को कितना देना है। अब ये जो पोर्शन है ना ये आपने पेशेंट को ज़्यादा सारे देने हैं, यहाँ पर ना ये पेशेंट को तकरीबन यहाँ पर ना 6 पोर्शन देने होते हैं। अब इसमें आपने देखना है कि फर्स्ट 4 आवर्स के अंदर, अच्छा ये मैंने आपको पहले बताया, आप ये जो कोलॉइड्स हैं ये आप जाते साथ नहीं देते, 12 आवर्स के बाद देते हैं पेशेंट को। तो ये जो कोलॉइड्स हैं ये आप पेशेंट को देंगे 12 आवर्स से लेकर 36 आवर्स तक। अच्छा, इसमें यहाँ पर क्या होगा, जब आपने पेशेंट को देना है ना यहाँ पर ये फर्स्ट कोलॉइड, तो फर्स्ट 4 आवर्स के अंदर आप क्या करेंगे, उसको एक पोर्शन देंगे, जितना यहाँ से ये फ्लूइड निकलेगा आप उसका एक पोर्शन बनाएंगे और उतना उसको वहाँ पर दे देंगे फ्लूइड। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, दोबारा से 4 आवर्स के बाद आप दोबारा से एक पोर्शन देंगे और फिर दोबारा से एक पोर्शन देंगे, तो 3 पोर्शन जो है ये आप पेशेंट को देंगे विद इन 12 आवर्स। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर यही आप जो 12 आवर्स के अंदर आपने 3 दिए हैं, अब आपने क्या करना है 12 आवर्स के अंदर पेशेंट को देने हैं 2, तो अब आप क्या करेंगे 6-6 घंटे का डिफरेंस देंगे। तो यहाँ पर 6 घंटों के बाद जब आपने ये दे दिया, इसके 6 घंटों के बाद आप जो पेशेंट उसको वहाँ पे देंगे एक पोर्शन, और उसके बाद दोबारा से 6 घंटों का गैप देके आप उसको दोबारा से एक पोर्शन जो यहाँ से निकलेगा वो आप देंगे। अच्छा, इसके बाद दोबारा से ये 12 आवर्स आ जाएंगे, नेक्स्ट वाले 36 आवर्स पूरे करने हैं, तो इसके बाद ये जो 12 आवर्स उसके नेक्स्ट होंगे, तो इसमें आप क्या करेंगे, ये पूरे का पूरा एक पोर्शन जो होगा ये आप पूरा दे देंगे। पहले आप 3 देंगे 12 आवर्स, फर्स्ट 12 आवर्स के अंदर आप 3 देंगे, उसके बाद जो सेकंड 12 आवर्स होंगे उसमें आप वहाँ पे 2 दे रहे होंगे, और जो उसके बाद जो थर्ड होगा उसमें आप वहाँ पे पेशेंट जो है उसके अंदर एक जो पोर्शन होगा जो यहाँ से आप निकालेंगे 0.5 इंटू वेट इंटू टोटल बॉडी सर्फेस एरिया से जितना एक पोर्शन निकलेगा वो आप वहाँ पे दे रहे होंगे। तो ये सारा इसके अंदर ना वहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादा इसके अंदर यही है। आपने सिंपल इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पर ये पार्कलैंड फार्मूला वो आपने लाजमी याद रखना है। उससे आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर से निकालेंगे आप वही क्रिस्टलॉइड्स। अगर आप बात करेंगे कोलॉइड्स की तो उसके लिए आपको मैंने बताया यहाँ पर ये मुइर एंड बार्कले फार्मूला, और वो आपने इसके अंदर याद रखना है जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड आपकी होगी ना यहाँ पर ये कोलॉइड्स की, तो वो आप कैसे निकालेंगे 0.5 इंटू वेट इंटू टोटल बॉडी सर्फेस एरिया, और उसके बाद जब ये बात करेंगे क्रिस्टलॉइड्स की तो इसके केस में यहाँ पर 4 इंटू वेट इंटू टोटल बॉडी सर्फेस एरिया, और बाकी मैंने आपको वो ATLS का भी बताया तो उसके हिसाब से भी आपने याद रख लेना। लेकिन पार्कलैंड फार्मूला जो है इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अच्छा, ये तो होगी पेशेंट की वहाँ पर ये फ्लूइड की मैनेजमेंट। इसके अलावा जब पेशेंट आपके पास आएगा तो ये सर्जरी में आप पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पर ये ABCDE लगा रहे होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे पेशेंट का सबसे पहले तो एयरवे बहुत इंपॉर्टेंट है ये बर्न्स के केस में। इसमें आपने देखना है अगर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर उसके जो बाल हैं वो उसके मुड़े हुए हैं, सिंगिंग हुई हुई है उसके बालों की, साथ जो पेशेंट है उसके अंदर अगर वहाँ पर ये हॉर्सनेस हुई हुई है, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसको आप ये इंटूबेट करेंगे प्रोफाइलैक्टिकली। ये आपने इसके अंदर याद रखना है, प्रोफाइलैक्टिकली इंटूबेशन आप कब करेंगे, जब जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये हॉर्सनेस हुई है उसके अलावा वहाँ पर ये सिंगिंग वगैरह हुई हुई है। क्योंकि इसमें क्या होगा, बाद में जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये एरिदीमा हो जाएगा, उसके वोकल कॉर्ड्स वगैरह का, पेशेंट वहाँ पर सही से सांस वगैरह नहीं ले रहा होगा, उसका एयरवे जो है उसको वहाँ पर ठीक नहीं होगा, और उसके बाद ये एरिथमेटस हुआ है तो जो पेशेंट है उसको आप वहाँ पर ये इंटूबेट भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर ये क्रिकोथेराडोटमी। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, पेशेंट को स्टार्ट में ही आप वहाँ पर ना ये प्रोफाइलैक्टिकली इंटूबेशन कर देंगे पेशेंट की। ब्रीदिंग में इतना कोई खास नहीं है। इसके बाद आ जाती है यहाँ पर ये सर्कुलेशन में आपने याद रखना है, जो पेशेंट है इसके केस में आप उसको वहाँ पर ना ये उसके जो होते हैं ना यहाँ पर ये बड़े वाले कैनुलाज वगैरह 16 गेज या उसके अलावा यहाँ पर ये 18 गेज का जो कैनुलाज है ये आप वहाँ पर यूज़ करके पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पर ये फ्लूइड्स वगैरह आप वहाँ पर दे रहे होते हैं। और इसमें भी आता है आप जो उसकी ग्रेटर सेफनस वेन है इसको आप वहाँ पर कट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये बाकी इसके अंदर इतना नहीं है, ये दोनों आपने चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है क्योंकि ये इसकी जो मैनेजमेंट है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये उसको आप वहाँ पर ये इंट्यूबेट करेंगे प्रोफाइलैक्टिकली, और दूसरा यहाँ पर ये 16 गेज या उसके अलावा यहाँ पर ये 18 गेज के जो कैनुलाज वगैरह होंगे इसको आप वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये होगी उसके वहाँ पर ना ये ABCDE। इसके बाद उसके जो वाउंड्स वगैरह बने होंगे उसको आपने कैसे ट्रीट करना है, तो वाउंड्स में आपने याद रखना है जो पेशेंट आपके पास आएगा अगर तो होगा यहाँ पर ये प्राइमरी वाला ये 1st डिग्री बर्न वाला, तो सिंपल आप क्या करेंगे ऑइंटमेंट्स वगैरह जो होंगी ना वो आप वहाँ पे लगा रहे होंगे।
अच्छा, ऑइंटमेंट्स में यहाँ पर ये डिफरेंट यहाँ पर आ जाती हैं। कुछ आपने पहले से सुन रखा होगा, यहाँ पर ये एक होती है ये सिल्वर सल्फर डायाजीन, इसके अलावा यहाँ पर ये सिल्वर नाइट्रेट हो गई, या उसके अलावा यहाँ पर ये मेफिनाइड एसीटेट हो गई। तो ये आप जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो सिल्वर सल्फर डायाजीन है, इसके केस में आपने याद रखना है, ये जो पेशेंट्स होते हैं ना, उसकी जो स्किन होती है उसको ये डीपर पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो इसके केस में सिंपल आप क्या करेंगे, जो उसकी वहाँ पर ये सुपरफिशियल होंगे ना बर्न्स वगैरह, उसके अंदर आप इसको वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। सिल्वर नाइट्रेट में आता है, ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये जो होते हैं ना ब्लैक पिगमेंटेशन वगैरह वो करवा रहा होता है। और ये जो मेफिनाइट है, ये उसके वहाँ पर ना जैसे आप पेशेंट के अंदर लगाते हैं ना, तो पेशेंट जो है उसको वहाँ पर पेन होती है, पेनफुल होता है ऑन एप्लीकेशन। ये आपका मेफिनाइड, ये क्या कहते हैं, मेफिनाइड एसीटेट। और उसके बाद ये जो उसके होते हैं ना, ये डीपर पेंट्रेट कर जाता है, और डीपर पेंट्रेशन की वजह से इसमें एक चीज़ है, वो जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी करवाता है। इसके अलावा भी बाकी चीज़ें हैं तो वो इतनी खास नहीं है। ये जो हमने वहाँ पर ये ऑइंटमेंट्स वगैरह देखी हैं, ये आप यूज़ करते हैं प्राइमरी या फिर आपके ये फर्स्ट डिग्री बर्न्स के अंदर। आप वहाँ पे ये जो सल्फर डायाजीन या उसके अलावा ये सिल्वर नाइट्रेट वगैरह जो है ना, इसको आप वहाँ पे यूज़ करते हैं। जब आप बात करेंगे सेकंड डिग्री की, जो मैंने आपको बताया, दो आपके होंगे, एक सुपरफिशियल और दूसरा सेकंड डिग्री डीप होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, अगर सुपरफिशियल होगा तो उसमें वहाँ पर ये ऑइंटमेंट ये आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या उसके अलावा जो पेशेंट अगर उसके अंदर वहाँ पर ज़्यादा है तो आप वहाँ पे ये कोलेजन के पैचेस जो हैं ये भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें सिंपल आप क्या करेंगे, कोलेजन का एक पैच जो है, ये वो जो सर्जन क्या करेगा, कोलेजन के पैच को वहाँ पर ये ऐड कर देगा, उसको वहाँ पे ये सर्जिकली उसको वहाँ पे ये कोलेजन का पैच लगाएगा, नीचे से स्किन ग्रो करेगी और बाद में ये पैच आपका खुद ही उतर जाएगा। जब आप बात करेंगे डीप वाले की, तो उसमें वहाँ पर ये ऑइंटमेंट आप वहाँ पे लगा सकते हैं, उसके बाद ये कोलेजन पैचेस लगा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी ये स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग। तो ये भी जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पे ये सर्जिकली उसके वहाँ पे जो स्किन होगी ना, उसको आप वहाँ पे ग्राफ्ट कर रहे होंगे। और जब आप बात करेंगे थर्ड डिग्री जो बर्न्स होंगे, उसमें आपने याद रखना है, जो पेशेंट है उसके अंदर आप करेंगे एस्क्रोटमी। एस्क्रोटमी यहाँ पर आपने याद रखना है, जहाँ पर पेशेंट के अंदर थर्ड डिग्री बर्न होगा, आप खुद ही उसके ना ये मिड एक्सियल प्लेन के अंदर क्या कर रहे होंगे, वहाँ पर ये पूरी की पूरी ना ये एस्क्रोटमी करेंगे, और उसके बाद वहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर आप ये स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग जो है ये आप वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक थोड़ी सी एक और भी ना यहाँ पर आपने याद रख लेना है, अगर आपके पास ब्लिस्टर बना हुआ है पेशेंट के वहाँ पे जहाँ पे बर्न्स है, वहाँ पर ये ब्लिस्टर बना हुआ है, तो उसमें यहाँ पर कंट्रोवर्शियल है कि आप ये जो ब्लिस्टर है इसको आप वहाँ पे ये रप्चर करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका जो ब्लिस्टर है ये आपका ऑलरेडी रप्चर्ड है, तो उसके केस में आप क्या करेंगे, जो ब्लिस्टर की स्किन होगी इसको आप रिमूव करेंगे, और वहाँ पर ये जो कोलेजन का पैच होगा वो आप वहाँ पे लगा रहे होंगे। अब ये ब्लिस्टर का तो आपको पहले से पता है, ये आपके जो सेकंड डिग्री बर्न होंगे ना, उसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर ये ब्लिस्टर आपका ये रप्चर हो चुका है पहले से ही, तो आप क्या करेंगे, स्किन को रिमूव करके वहाँ पर ये जो कोलेजन का पैच होगा इसको आप वहाँ पे लगा रहे होंगे। तो ये सारा था हमारे यहाँ पे बर्न्स के अंदर। कोशिश तो मैंने की है सर्जिकली भी जितने जितने मुझे पॉइंट्स मिलते थे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।